बनकर रहेंगे फौजी और लेकर रहेंगे वर्दी। तो आर्मी वालों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसी चल रही है आपकी आर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारी? हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है द नीव कैरियर एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक साइंस का स्पेशल टॉपिक जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। तो बच्चों, आई थिंक आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं यहाँ पर आई हूँ आपके पूरे 15 के 15 क्वेश्चन सही करवाने एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। भाई, जीवों में पाचन तंत्र कैसा होता है, किस तरह से जीव अपने भोजन का पाचन करते हैं, पाचन हमारे लिए क्यों आवश्यक होने वाला है और किस तरह से पाचन होगा, शरीर के कौन कौन से जो अंग है वो क्या करते हैं, पाचन में योगदान करते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज हमारी इस पढ़ाई को, स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के टॉपिक को। देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र है, मानव का जो पाचन तंत्र है वो पूरा का पूरा कुछ अंगों में बटा हुआ है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो पाचन तंत्र स्टार्ट होता है, शुरू होता है हमारे मुख गुहा से, हमारे माउथ से, ठीक है। और कहां तक जाता है भाई? गुदा तक जाता है, एनस तक जाता है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं भाई? आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या ये समझ में आया आपको? ओके। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, कुछ डायग्राम्स के थ्रू, है ना, कुछ थ्योरी के थ्रू हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र को भाई दो भागों में बांटा गया है। भाई, कितने भागों में बांटा है हमने? दो भागों में बांटा है। भाई, कौन कौन से भाग है? एक तो है आहार नाल और एक क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां। भाई, दो भाग होने वाले हैं। एक होने वाला है हमारी आहार नाल, जो कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से, कहां तक जाती है? गुदा तक, है ना। और नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सहायक पाचक ग्रंथियां। कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो भी क्या करेगी, पाचन में रोल प्ले करने वाली है, पाचन के अंदर क्या करेगी, योगदान देगी। आगे देखते हैं। आहार नाल की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है भाई? 20 से 25 फीट होती है। कितनी होती है? 20 से 25 फीट। पूरी आहार नाल की बात हो रही है यहाँ पर। पूरी आहार नाल कितनी होगी? 20 से 25 फीट होगी। आगे देखते हैं। पाचन का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है? मुख गुहा से होता है। भाई, खाना कहां से खाते हो? खाना मुंह से खाते हो ना। तो मुख गुहा से क्या स्टार्ट हो रही है आपकी? पूरी की पूरी आहार नाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। भाई, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? कितने जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां। लार ग्रंथियां हमारे पास में क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड, जिसे अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड भाई कौन कौन सी होगी, है ना, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती है? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नाम बता रही हूं। सबसे पहली पहली होती है भाई कर्ण पूर्व। कौन सी होती है? कर्ण पूर्व ग्रंथि। ये क्या है भाई? सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। पहली ग्रंथि क्या है? कर्ण पूर्व ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी भाई? मैग्जिला सॉरी, दूसरी कौन सी होगी? मैग्जिला। और तीसरी कौन सी हो जाएगी भाई? मैंडिबल। कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल। इसे हम सबलिंगुअल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल भी कहते हैं। मतलब ये 3 ग्रंथियां जो है वो क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। अगर मैं पैरोटिड की बात करूं, कर्ण पूर्व को पैरोटिड कहते हैं। कहां होती है भाई? ये जो आपकी जॉ लाइन है ना, कान से, कान वाले हिस्से से लेकर आपके जो थोड़ी तक का जो हिस्सा होता है इसे हम जॉ लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक तो यहां होती है कर्णपूर, दोनों हिस्से में होगी कर्णपूर्व ग्रंथि। मैग्जिला आपके अपर लिप्स पे होती है और डाउन लिप्स पे कौन सी होती है? यहाँ वाले हिस्से पे कौन सी होती है भाई? मैंडिबल होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास में कितनी ग्रंथियां है भाई? हमारे पास में 3 ग्रंथियां है जो क्या बनाती है? सलाइवा का निर्माण करती है। क्या बनाती है? लार बनाती है। आगे देखें। लार में 2 प्रकार के पाचक एंजाइम। भाई, कौन कौन से पाचक एंजाइम है? एक तो है टाइलिन, है ना। कौन सा पाचक एंजाइम है भाई? टाइलिन। और एक क्या होता है? लाइसोजाइम। क्या होता है भाई?
लाइसोजाइम होता है। एक और होता है, वो भी आप नोट कर लेना, एक और होता है वो भी नोट कर लेना, वो है एमाइलेज। कौन सा है भाई? एमाइलेज, है ना। ये एमाइलेज क्या करता है भाई? स्टार्च का भी पाचन कर देता है। इसके अलावा भी ये जो दो है वो भी करेंगे पाचन तो, है ना, पर एमाइलेज भी क्या करते हैं? इनके साथ में होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। आगे देखते हैं, मेंढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रखा है यहाँ पर भाई, मेंढक और व्हेल मछली में क्या होगा? लार ग्रंथियां नहीं पाई जाएगी। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा जो पार्ट था वो समझ में आया होगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। कहां से शुरुआत हो रही है भाई? दो भाग होते हैं, एक होती है आहार नाल और एक क्या होती है भाई? पाचक ग्रंथियां होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई। लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो क्या करता है? भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड को माल्टोज में बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे भोजन में कौन सा डाइसैकेराइड हो गया, कौन सा माल्टोज आ गया, है ना। आप रोटी खाते हो, चपाती चावल खाते हैं ना, जब हम केवल रोटी खाते हैं तो हमको मीठी लगती नहीं लगती है? लगती है। तो वो क्यों लग रही है मीठी? क्योंकि इसमें क्या है भाई? स्टार्च है, जिसका पाचन कौन कर रही है? हमारी लार कर रही है। लार में कौन उपस्थित है? अभी मैंने आपको एंजाइम बताए, जो टाइलिन, एमाइलेज, है ना, ये जो एंजाइम होते हैं वही क्या करते हैं? लार के अंदर जो स्टार्च है, सॉरी, जो हमारे भोजन में स्टार्च है ना, उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। आई बात समझ में? तो समझ लो स्टार्च का जो पाचन है वो कहां हो गया? माउथ के अंदर ही हो गया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम होता है वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या कर देता है भाई? नष्ट कर देता है भाई। जितने भी जीवाणु भोजन के साथ में आते हैं, भाई आप खाना खा रहे हो, है ना, तो आप इको फ्रेंडली जगह पे जाके तो शायद ही खाना खाओगे, है ना। इको फ्रेंडली जगह पे जाके तो शायद ही खाना खाओगे भाई। आस पास में वायरस, बैक्टीरिया, कितने फंगस, कितनी सारी चीजें होती है, पर आपको सुरक्षित रखा जा रहा है। आपके शरीर के कुछ ऐसे भाग हैं जो आपको क्या रख रहे हैं? बिल्कुल फ्री रख रहे हैं, बिल्कुल आपको सेफ रख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुत्ता लार जीव द्वारा भोजन करता है। डॉग को आपने देखा होगा, कुत्ते को मोस्टली देखा होगा दूध पीते हुए, पानी पीते हुए, ना, रोटी खाते हुए, है ना, तो क्या करता है? अपनी टंग का, जीभ का ज्यादा इस्तेमाल करता है। आगे चलते हैं, भोजन का लगभग 30% मंड स्टार्च जो है वो पाचन कहां हो जाता है? मुख गुहा में हो जाता है। अभी मैंने आपको बोला था हमारे माउथ में किसका पाचन हो रहा है भाई? किसका पाचन हो रहा है भाई? स्टार्च का। जो हमने कब खाई है रोटी चपाती, जो हमने चावल खाए वो स्टार्च ही होते हैं उनके अंदर। ठीक है, मनुष्य में सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। सेल्यूलोज किसमें होती है भाई? घासों में। सेल्यूलोज मुख्यतः किसमें, मोस्टली किसमें प्रेजेंट होती है? घासों में। हम घास खाते हैं क्या? नहीं। तो हमारे अंदर पाचन की क्षमता नहीं है, सेल्यूलोज को हम नहीं पचा सकते हैं। हम किसको पचाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है? अमाशय। अभी बढ़ाऊंगी मैं आपको आगे। अमाशय होता है हमारे अंदर, जो क्या करता है? भोजन का पूरी तरीके से पाचन करता है। आई थिंक आपको ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले भाई मुख गुहा की तरफ। मैं आपको सारे के सारे अंगों के नाम बता देती हूं, आप फटाफट से क्या करना, अपने नोट्स की कॉपी में नोट कर लेना, है ना, फटाफट से आप नोट कर लेना। सबसे पहले आते हैं क्या? अपने दांत, है ना। सबसे पहले क्या आ जाते हैं भाई? अपने दांत आ जाते हैं भाई, टूथ आ जाते हैं। टूथ को क्या बोलते हो? दांत बोलते हो। कहाँ है? मुख गुहा के अंदर। कहाँ है? मुख गुहा के अंदर। साथ में कौन है भाई? जीभ भी है ना। साथ में कौन है? टंग, टंग भी है साथ में, है ना। और टंग भी है तो मुख गुहा के अंदर ही है भाई। दांतों से चबा रहे हो और टंग से क्या निकल रही है? सलाइवा निकल रही है। तो मुख गुहा के बारे में बात हुई। चलिए देखते हैं, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या आपको पता था कि हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं? आपको तो सब एक जैसे दिखते होंगे। देखिए हमारे अंदर कितने प्रकार के दांत है भाई? 4 प्रकार के दांत हैं। अभी 4 प्रकार के दांत क्यों है हमारे अंदर? क्या काम कर रहे हैं ऐसा? देखो क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? पहला है कृंतक। क्या है भाई? कृंतक, जिसे क्या बोलते हैं? इंसिजर्स। क्या बोलते हैं? इंसिजर्स या इंसाइजर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है रदनक। क्या है? रदनक, जिसे क्या बोलते हैं? केनाइन। क्या बोलते हैं भाई? केनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है अग्र चवर्णक, मतलब प्री मोलर। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक मतलब प्री मोलर। नेक्स्ट चवर्णक। क्या है? चवर्णक मतलब मोलर। तो सिंपल में बात करूं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्रंदक, रत्नक, अग्र चवर्णक और
चवर्णक। ये 4 प्रकार के जो दांत हैं वो आपकी मुख गुहा में पाए जाते हैं। दांत जो होते हैं किससे बने होते हैं भाई बताओ? ये स्ट्रक्चर दे रखी, देखो आपको चारों दांतों की स्ट्रक्चर बता रखी है। दांत किससे बने होते हैं? दांत किससे बने होते हैं याद रखना, दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं भाई? चीरते हैं, फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं। यही तो करते हैं, भोजन चबाते हैं ना। तो दांत क्या कर रहे हैं? भोजन को चबाने का काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं भाई। क्रंदक जो है, इंसिसर्स का क्या काम होता है? भोजन को काटना। आपने जो रोटी खाई है उसको क्या करना है भाई? काटना है। कौन काटेंगे? दांत काटेंगे, सिंपल। रदनक भोजन को फाड़ने का काम करता है भाई, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे आगे जाकर। अग्र चवर्णक जो होता है भोजन को पीसने का काम करता है। क्या ये समझ में आया आपको? तो दांत क्यों है? भोजन को चीरने, फाड़ने, काटने के लिए और पीसने के लिए हमारे दांत होते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इनेमल दांत की ऊपरी परत है। यह इनेमल मानव शरीर का कठोरतम, द हार्डेस्ट पार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। आपके दांतों के ऊपर एक सफेद पारदर्शी परत होती है। मैं क्या बोल रही हूं नोट कर लेना। आपके दांतों के ऊपर एक सफेद पारदर्शी परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनेमल कहते हैं। और इनेमल क्या काम करती है? ये इनेमल आपके दांतों को सुरक्षित रखती है, घिसने से बचाती है, लंबे समय तक क्या रखती है? इनको, दांतों को जीवित रखती है। आपकी लॉन्ग लाइफ, मतलब दांतों की जीव जो ना, दांतों की जो आयु है वो क्या रहती है? इससे बड़ी हुई रहती है। किससे? इनेमल की वजह से, जो क्या है भाई? कठोरतम पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। आई थिंक ये भी आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। आगे चलते हैं। मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। भाई हमने अब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में क्या हुआ? जो खाना खाया था वो दांतों ने क्या कर दिया? चीर दिया, फाड़ दिया, तोड़ दिया, पीस दिया, सब कुछ कर दिया। सलाइवा में, लार में पूरा खाना मिक्स हो गया। अब क्या करते हैं? हम खाने को निगलते हैं। जैसे ही हम खाने को निगलते हैं तो हमारे गले से लेकर हमारे चेस्ट वाले भाग तक एक पाइप होता है ना? एक लंबा सा पाइप होता है। वो पाइप लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का हो सकता है। मांसपेशियों से बना पाइप होता है जो क्या करेगा? भोजन को आगे की तरफ लेकर जाएगा। उस पाइप को क्या नाम दिया है भाई? ग्रास नली। क्या नाम दिया है? ग्रास नली नाम दिया है। आई थिंक ये भी आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ग्रास नली होती है ना, ये भोजन को कहां लेकर जाएगी? स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर। तो भोजन पहले कहां गया? मुंह में, मुंह से ग्रास नली में, ग्रास नली से कहा जाएगा भाई? अमाशय में। तो ग्रास नली से भोजन कहां पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। आगे देखिए, अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है और अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अगर आपको बेसिकली मैं अगर एक स्ट्रक्चर के साथ बताऊं तो देखिए, ये हमारी क्या हो गई भाई? ईसोफेगस, जिसे अपन ने ग्रास नली बोला। ठीक है, ऐसे समझो आप। आई थिंक आपको यहां से बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है भाई? ग्रास नली। क्या है ये? ग्रास नली है ना? ग्रास नली कौन सा पाइप है? जहां से भोजन नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कहां जा रहा है भाई? अमाशय के अंदर। ये रहा अपना अमाशय। अमाशय जे आकार की संरचना है। कैसी संरचना है? जे आकार की संरचना। नोट करते रहना आप नोट करते रहना। आप अगर एक नजर चूके तो आपकी आर्मी की वर्दी चूक जाएगी आपसे। अगर आपको आर्मी की वर्दी चाहिए वर्दी अगर, तो आपको क्या करते रहना पड़ेगा? मेरे एक एक मिनट, एक एक सेकंड में जो बोले गए शब्द है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको वर्दी चाहिए। अब आपको चाहिए नहीं चाहिए, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आज कि क्या आपको वर्दी चाहिए? यस। क्या आपको 15 के 15 क्वेश्चन साइंस के चाहिए? सही चाहिए, बिल्कुल यस। अगर ऐसा है तो यस टाइप करोगे आज आप। जिस जिसको वर्दी चाहिए वो टाइप कर देना यस। आगे देखो भाई, ग्रास नली है, लंबा सा पाइप है। आगे जाकर किसमें खुल रहा है? अमाशय में खुल रहा है। और ये अमाशय कैसी संरचना है? जे आकार की संरचना होती है। यहां तक समझ में आया? क्या आया? आगे चलो। अब ये जो अमाशय है इसके अंदर की तरफ क्या है भाई? यहां पर क्या है भाई? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मतलब जठर। जठर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। जो कोशिकाएं क्या करती है? लगातार स्त्रवण 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 क्या करती है? लगातार स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करेगी? जठर रस का। किसका? जठर रस का स्त्रवण करती है। क्या ये बात समझ में आई आपको? भाई अमाशय था,
क्या कर रही है हमारी ग्रंथियां अंदर? जठर रस का स्रवण करती है। नोट कर लेना ये सब चीजें मैं जो आपको बोल रही हूं। अब जठर रस में क्या है भाई? जठर रस में है HCl। क्या है? HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, वो भोजन के पाचन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जिसका पीएच कितना होता है भाई? 1.1 से 1.2, लगभग कितना रहता है? 1.1 से 1.2 रहता है, जो उसकी पीएच है ना। और पीएच क्या होती है भाई? अम्लता या क्षारकता। तो अम्लता यहां पर क्या है इसकी? अम्लता है, एसिडिटी है, अम्लता है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ये पीएच, ये मान जो है भोजन के पाचन के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा। अगर इससे ज्यादा अगर इससे ज्यादा पीएच लेवल है तो भोजन का पाचन थोड़ा कठिन हो जाएगा। जितना अम्लीय माध्यम है, जितना एसिडिक मीडियम है, उतना ही क्या होता है? भोजन का पाचन जो है वो अच्छे से होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी बात। तो हमने क्या बताया भाई? जठर रस निकल रहा है। जठर रस में कौन है भाई? HCl है, और HCl के साथ में कुछ एंजाइम भी होते हैं, ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे भाई? पहला, दूसरा और तीसरा। कितने एंजाइम बताऊंगी? कितने एंजाइम बताऊंगी मैं? 3 एंजाइम आपको बताऊंगी। तीनों के तीनों नाम याद कर लेना। पहला है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है? पेप्सिन। क्या है भाई? पेप्सिन। और तीसरा क्या है? रेनिन। क्या है भाई? रेनिन। समझ में आ गया? तो अमाशय से जठर ग्रंथियां हैं, जठर रस का स्रवण कर रही है, उसमें HCl है। HCl अम्लीय है। अम्लीय की पीएच कितनी है? 1.1 से 1.2, जो भोजन के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। जठर रस में और क्या है भाई? 3 एंजाइम है। 3 एंजाइम है, नाम क्या है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। अब यहाँ पे पाचन किसका होगा? अमाशय में किसका पाचन होता है? देखो, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। इसके अलावा देखो, रेनिन दिख रहा है। रेनिन पाचन करेगा दूध का। किसका? मिल्क का डाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्क का जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है भाई? रेनिन करता है। आई थिंक आपको अमाशय के बारे में कुछ बातें समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं फटाफट से। भोजन को बचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, भोजन का पाचन कौन कर रहा है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर रहा है। आगे देखो, म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करके अमाशय की रक्षा करता है। इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, जो भी मैं आपको बताने वाली हूं, जस्ट नाउ अभी मैं आपको बताने वाली हूं। वो फैक्ट क्या है? अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपकी त्वचा के ऊपर एसिड डालो, डाल देना मत, मैं तो मजाक कर रही हूं, आपसे पूछ रही हूं। अगर मैं कह दूं आपकी त्वचा पे क्या डालो? एसिड डालो, तो आप क्या बोलोगे? मैम त्वचा जल जाएगी। क्या हो जाएगी? त्वचा जल जाएगी। अब मैं आपसे फिर प्रश्न करूंगी, भाई आपके अमाशय से भी तो अम्ल निकल रहा है। क्या निकल रहा है आपके अमाशय से? अम्ल निकल रहा है, तो आपका पेट जल जाना चाहिए था ना। क्या बोला मैंने? आपके अमाशय से क्या निकल रहा है अभी? जठर रस। और जठर रस में कौन है अभी? HCl। एसएल की पीएच देखो कितनी है? 1.1 से 1.2 कितनी है? 1.1 से 1.2 इतनी पीएच है। और इतनी पीएच में तो क्या होता है? इतनी पीएच में क्या होता है बताओ? इतनी पीएच के अंदर तो आपका पेट जल जाना चाहिए था, पर जला क्या? आज तक खाना खा रहे हो, छोटे से बड़े हो गए, आर्मी भर्ती की तैयारी करने लग गए, पेट जला क्या? नहीं जला। क्यों नहीं जला? इसलिए नहीं जला क्योंकि अमाशय से एक स्रवण और होता है, वो है म्यूकस। क्या है वो? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस, इसे श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा कहते हैं। अब ये म्यूकस क्या करेगा? ये म्यूकस HCl के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है, जिससे आपकी जो पाचन की प्रक्रिया वो तो अवरुद्ध नहीं होती, पर जो दीवारें होती हैं अमाशय की, वो क्या हो जाती है भाई? सुरक्षित रह जाती है। एक फैक्ट और, अमाशय की जो दीवारें होती हैं, जो अमाशय की दीवारें हैं ना हमारी अंदर और बाहर की, ये दीवारें क्या करती हैं? ये दीवारें लगातार कोशिका विभाजन करती है भाई। क्या करती है? लगातार कोशिका विभाजन करती है, जिसकी वजह से जो परतें होंगी ना अमाशय की, वो परतें लगातार क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। तो भी आपका जो पेट है, आपका जो अमाशय है, वो HCl से क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। आई थिंक आपको इफेक्ट याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। मनुष्य की जो आंत है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट। 22 फीट की लंबाई बताऊं कितनी होगी? 7 मीटर। कितनी होगी भाई? 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई
कितनी होती है? 7 मीटर होती है। याद हो गया? याद हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। फिट में कितनी है? 21 से 22 फीट आप याद कर सकते हो भैया, या तो 22 फीट फिक्स या फिर 21 से 22 आप अप्रोक्स याद कर सकते हो। आगे देखो, आंत दो प्रकार की होती है भाई, छोटी और बड़ी आंत। कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है? छोटी और बड़ी है। छोटी आंत की लंबाई कितनी बताई मैंने? 7 मीटर या 22 फीट। बड़ी आंत की लंबाई कितनी हो जाएगी? बड़ी आंत की लंबाई हो जाती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी हो जाएगी भाई? 1 से 1.5 मीटर। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए चलते फटाफट से आगे वाले पार्ट की तरफ। आगे वाले पार्ट में हमारे लिए क्या क्या बातें लिखी हुई है, चलो पढ़ते हैं। देखो, छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5, इसने लगभग बोला है, मैंने फिक्स बताया 7 मीटर, लगभग 7.5। भाई 0.5 आगे होगी तो हो गई, इट्स ओके, नो इशू। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है भाई? 1.5 मीटर। कितना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। फिट में कितनी है? 5 फीट। कितनी है? 5 फीट है। समझ गए? और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है भाई? चौड़ाई होती है। आगे चलो। भोजन का पूर्ण पाचन और वसा का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। भोजन का जो बच्चा हमारा जमाशय से भोजन आया था, उसमें थोड़ी वसा भी है, कुछ पार्ट बच गया है, उसका पाचन कहाँ होगा? उसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। चीजों को ना यहीं पे याद करो, यहीं पे याद करो चीजों को, पेंडिंग मत छोड़ो, बैकलॉग मत लगाओ। आर्मी की तैयारी कर रहे हो, हाथों हाथ याद करो फटाफट से भाई। आज ही पाचन तंत्र खत्म, आज कोशिकाएं खत्म, आज जो टॉपिक डाले जा रहे हैं हाथों हाथ याद कर लो। अगर वर्दी चाहिए ना तो हाथों हाथ याद करते जाओ, बैकलॉग मत लगाओ। समय समय का इंतजार करोगे, समय आपको पीछे छोड़ देगा। ठीक है ना? आप समय को अपने हाथ में ले लो भाई, समय मेरे अनुसार चलेगा। मैं आज याद करूंगा, मैं कल भी याद करूंगा, करूंगी, परसों भी याद करूंगा, करूंगी। अभी चाहिए, अभी करना है। सीट चाहिए मतलब पढ़ना है, अभी पढ़ना है। समझ गए? आगे चलते हैं। बिना पचा हुआ भोजन जो होता है बड़ी आंत में आता है। भाई जो भोजन पचा है छोटी आंत में पच गया था मोस्टली, तो है ना, अवशोषण भी होता है। छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बता देती हूं मैं, आप नोट करते रहिएगा। अगर आपको लगता है भाई ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कीजिए। आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब मेरी क्लास आए ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल आपको आएगी। और 15 के 15 क्वेश्चन मेरा टारगेट है सही करवाने का, तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा बिल्कुल। देखो, छोटी आंत में इस तरह के कुछ रसांकुर होते हैं भाई। क्या होते हैं? इस तरह के कुछ रसांकुर होते हैं। इस तरह के कुछ रसांकुर पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं विल्लई या रसांकुर। ठीक है? ये रसांकुर क्या करते हैं? ये रसांकुर करते हैं अवशोषण में मदद। किसमें मदद करते हैं भाई? अवशोषण में। अवशोषण और पाचन दोनों में मदद करते हैं ये रसांकुर। बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है ये भी पूछ जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है भाई। छोटी आंत में क्या होगा? पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। आपने जितना पानी पिया है भोजन के साथ में, उसका अवशोषण भी कहाँ होता है? उसका अवशोषण भी लगभग 75% पार्ट अगर माने पानी का, तो यही अवशोषित होता है छोटी आंत के अंदर ही। बड़ी आंत में तो कुछ नहीं हो रहा, बड़ी आंत में तो सिर्फ भोजन जाके स्टोर हो रहा है, संग्रहित हो रहा है ना? समझ पा रहे हो? छोटी आंत में पाचन हो गया, अब बड़ी आंत में क्या हो रहा है? वहां पे जो पाचित भोजन है वही क्या रह रहा है? वहां पे पड़ा है बस, सिंपल। वहां बड़ी आंत में कोई अवशोषण नहीं है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं है। क्लियर हो रही है आपको बात? आगे चलते हैं। पित्त रस बाइल जूस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। भैया भोजन कहाँ चला गया? छोटी आंत भी हो गई है ना? छोटी आंत से कहाँ चला गया भोजन? अब लीवर में चला गया। लीवर बड़ा नाम सुना होगा आपने, लीवर, यकृत, यकृत, लीवर। लीवर में चला गया। ठीक है? अब लीवर में जाने के बाद वहां पे भी क्या स्त्रवित हो रहा है? द्रव स्त्रवित हो रहा है। उसका नाम क्या है? बाइल जूस। क्या नाम है भाई? बाइल जूस, पित्त रस। आगे चलो। पित्त रस गाढ़ा होता है, पीला होता है, हल्का क्षारीय होता है। पीएच अगर मैं बता दूं आपको, याद रखना 8.8 से 8.9 कितनी होती है? 8.8 से 8.9 किसकी पीएच है भाई? पित्त रस की। पित्त रस कहां बन रहा है भाई? लीवर में, यकृत में। खत्म बात। आगे चलो। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 से 1000 मिली पित्त रस स्त्रावित होता है। भाई लीवर का बहुत बड़ा रोल है आपके भोजन के पाचन में, समझते हो? लीवर का बहुत बड़ा रोल है भोजन के पाचन के अंदर। तो क्या बन रहा है लीवर में? पित्त रस बन रहा है। पीएच कितनी है? क्षारीय पीएच है, 8.8 से 8.9। लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, याद कर लेना इसको आज ही। आगे चलो। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर बता दी थी मैंने आपको शायद। ये तो क्या लफड़ा है भाई? हो कोई नहीं, नेक्स्ट। अग्नाशयी रस पैंक्रेटिक जूस क्षारीय होता है।
पैनक्रियास की बात हो रही है, अग्नाशय की बात हो रही है। अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। अग्नाशय रस में 98% जल और शेष 2% क्या होते हैं, लवण होते हैं। अब थोड़ा सा समझना है, आराम से समझना है, ठीक है। अग्नाशय है, क्या है अग्नाशय, वो समझो। अग्नाशय जो होता है ना, एक सी आकार का अंग होता है। क्या होता है भाई, सी आकार का एक अंग होता है। ग्लैंड्स में ना ग्रंथियां पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी आपको उसके अंदर। अग्नाशय इस तरह का सी आकार का एक अंग होता है, जिसमें क्या होता है भाई, जिसके अंदर क्या है भाई, कुछ कोशिकाएं हैं। क्या है, कोशिकाएं हैं जो जूस बनाती हैं। उसका नाम क्या है, अग्नाशयी रस। क्या नाम है, अग्नाशयी रस होता है। ये रस कैसा होता है भाई, क्षारीय 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 की पीएच कितनी होगी भैया, 8 से 9 के बीच में होगी पीएच, ठीक है। अब ये जो क्षारीय रस है ये किसका है भाई, अग्नाशयी रस का होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्नाशय में दो प्रकार की, अगर मैं इसकी टीएस बात करूं ना, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन। टीएस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन। अगर इसको मैं काट दूं ऐसे, टीएस ले लूं इसकी, तो क्या होगा, मेरे पास में कुछ इस तरह की कोशिकाओं के समूह आ जाते हैं, इस तरह की। ये कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती है मेरे पास में इस तरह की, है ना, टीएस लेते हैं तब। भाई कौन सी कोशिकाएं हैं ये, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। कौन सी कोशिकाएं हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। अल्फा जो कोशिकाएं होती है ना, वो निकालती है ग्लूकागॉन। क्या निकालती भाई, ग्लूकागॉन। ये क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नाशय सी आकार का अंग होता है। जब हम उसकी टीएस लेते हैं तो टीएस में क्या है, दो हार्मोन बनते हैं, कोशिकाएं हैं दो प्रकार की, अल्फा और बीटा। अल्फा से कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागॉन। बीटा से कौन सा हार्मोन बनेगा भाई, बीटा 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 से बनेगा इंसुलिन। क्या बनेगा, इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। याद रख लेना, नोट कर लेना, आगे चलो। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती। भाई बड़ी आंत में कोई पाचन ही नहीं हो रहा है, तो क्यों स्रावित करेगी, कुछ भी नहीं होता स्रावित। आगे चलो, अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। अमाशय के नीचे एक पीले रंग की, ये कौन है, अग्नाशय है हमारा, जस्ट नीचे की तरफ है ना, जस्ट नीचे की तरफ एक ग्रंथि, ग्रंथि तो है ये। अग्नाशय हार्मोन निकाल रही है और ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन निकालती है। ग्रंथियों के बारे में पूरा टॉपिक लेकर आऊंगी मैं आपके लिए, टेंशन मत लो आप। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वे कितनी बार बोलेंगे ये बात को, हम याद हो गई, अब तो याद हो गई। HCl निकलता है पता है। जठरस की पीएच का मान थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्सचेंज कर लेना, चेंज कर लेना। जठरस की पीएच का मान 1.1 से 1.2 क्या होता है भाई, 2 से 5 याद नहीं रखना है आपको, 1.1 से 1.2 याद रखना है। अम्लीय पीएच है। पित्त रस का जो मान होता है वो 7.7 लिखा है इसमें, आप भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, 7.7 नहीं 8.8 से 8.9 कर देना, ठीक है। क्षारीय पीएच होती है। आगे चलते हैं, देखो लीवर, लीवर भी एक प्रकार की ग्रंथि है। बचपन में छोटे क्लास 6 क्लास में पढ़ा होगा, लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर लीवर लीवर। लीवर भी ग्रंथि ही होती है। क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन ए यकृत में एकत्र होता है, यकृत द्वारा ही पित्त रस का स्रावित होता है, यकृत द्वारा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है भाई, मदद करती है। मैं कुछ सेंटेंस पहले पढ़ रही हूं, उसके बाद में आपको समझाऊंगी, ताकि आपके बीच में मन में क्या ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब आप एक और पॉइंट देख लेते हो, फटाफट से देख लो। कार्बनिक पदार्थों का संग्रह, एंजाइमों का स्त्रावण, हिपेरिन का स्त्रावण, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में आयरन को स्टोर करना, और रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सीमिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये 4 पॉइंट और पिछले वाली जो स्लाइड है हमारी उसके बारे में। अब आपको लीवर के बारे में समझना, मैंने सेंटेंस पूरे रीड कर दिए, ठीक है। अब आपको समझना है, डायग्राम से समझेंगे। ये हमें लीवर दे रखा है, ठीक है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी बोल दिया, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, बोल दिया। लीवर के अंदर पाया जाता है गॉल ब्लैडर। क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय 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 बोलते हैं। जिससे क्या बनता है, पित्तरस बनता है, बाइल जूस। क्या बनता है, बाइल जूस बनता है भाई। क्या बनता है भाई, बाइल जूस बनता है, ठीक है। पित्त रस बनता है, क्या बनता है, पित्त रस बनता है। अब आराम से समझो,
लीवर के क्या क्या काम होते हैं, लीवर के क्या क्या काम होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रही हूं, पहला काम होता है ग्लाइकोजनीकरण। क्या नाम है, सॉरी क्या काम है, ग्लाइकोजनीकरण। मतलब किसका निर्माण, किसका निर्माण, ग्लूकोज का या ग्लाइकोजन का, किसका निर्माण, ग्लाइकोजन का निर्माण, जो क्या करेगा, आपको ऊर्जा देगा ना भाई शरीर में, खाना खाया ऊर्जा मिलेगी ना, कौन देगा, लीवर। ग्लाइकोजनीकरण का निर्माण, ग्लाइकोजनीकरण प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैम समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। आगे चलो, दूसरा काम क्या बताया, बाइल जूस का फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन है, बाइल जूस का फॉर्मेशन। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो कहां स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां स्टोर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बना हुआ पित्तरस लीवर में, यकृत में कहां संग्रहित होगा, पित्ताशय में संग्रहित होगा। समझ में आ गई बात। आगे चलूं, एक और इंपॉर्टेंट काम है जो लीवर करता है, वो करता है क्या, हिपेरिन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन भाई, हिपेरिन। अब ये हिपेरिन क्या होता है मैडम, समझ में नहीं आ रहा, तो अच्छे आराम से समझना है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है, नहीं होता है, होता है। अब हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और प्लेटलेट्स हैं, जब कट लग जाता है तो ब्लड का क्लॉट होता है, नहीं होता है, होता है। तो ब्लड का क्लॉट, रक्त का थक्का कौन जमाता है, रक्त का थक्का जमाती है रक्ताणु, प्लेटलेट्स। कौन जमाती है भाई, रक्ताणु, प्लेटलेट्स। समझ रहे हो, वो कब जमाएगी रक्त का थक्का, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है। भाई कट लगा है, ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड बाहर निकलेगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के। कहां के ऑक्सीजन, एनवायरमेंट के ऑक्सीजन, उसके कांटेक्ट में आ गया वहां पर। तो क्या जमा दिया उसने, रक्त का थक्का जमा दिया। पर ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में भी तो है। मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे शरीर में भी तो ऑक्सीजन है ना, तो शरीर में थक्का क्यों नहीं जम रहा है, शरीर में थक्का इसलिए नहीं जम रहा है क्योंकि लीवर में कौन प्रेजेंट है भाई, हिपेरिन। लीवर क्या बना रहा है, हिपेरिन बना रहा है, जो क्या नहीं करता, ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। यही सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए थे जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और प्लेटलेट से कौन सा प्रोटीन बनता है भाई, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। याद हो गया, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। आगे चलो, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ चुकी हूं। एक पॉइंट और, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए भी आयरन को स्टोर करना। आपके शरीर में जो आरबीसी बनती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो बनती है ना, उसको स्टोर, आयरन को स्टोर भी कौन करता है, आपका ये जो लीवर है ना, यही करता है। ठीक है, यहीं पे पॉइंट याद कर लेना सारे के सारे जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आगे चलते हैं, अग्नाशय के बारे में बातें। ये बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह काम करती है। अब ये मैंने डायग्राम से आपको समझाया था, टीएस लेवल भी मैंने आपको लेके समझाया था कि भाई दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, आगे चलो, अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम स्त्रवित होता है। भाई हमारा जो अग्नाशय है ना, एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित है, अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह काम करती है। और क्या क्या निकलता है इससे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, तीनों याद कर लेना। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। भाई कौन सी ग्रंथि है मानव शरीर की दूसरी, पहली कौन सी थी, यकृत, और दूसरी कौन सी है, ये। इसे और मतलब और क्या नाम दे सकते हैं भाई, मिश्रित ग्रंथि। क्या नाम देंगे, मिश्रित ग्रंथि भी इसे नाम हम दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको लीवर और अग्नाशय दोनों ही समझ में आ गए होंगे। तो आज आपको मैंने क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी बातें पढ़ाई। ठीक है, अब आपको आज मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है। हमारा अमाशय HCl निकालता है फिर भी जलता नहीं है, इसका क्या कारण है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको टॉपिक समझ में आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए, बने रहिए हमारे साथ। और आने वाली वीडियो के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।